अब आगे देखते हैं समूह 18 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पता ही है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। जैसे कि हीलियम की बात करें तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 1s2। नियान की बात करें तो नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 1s2 2s2 2p6, है ना। मतलब इनका 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो 2s2 2p6 है। मतलब h2 मतलब NH2 और NP6 होता है। सभी में क्या होता है, NH2 NP6, किसको छोड़ करके, हीलियम को छोड़ करके। ठीक, ये हीलियम जो होता है अपना द्विक पूरा कर लेता है, लेकिन बाकी जो तत्व होते हैं अपना अष्टक पूरा करते हैं। NH2 NP6 NH2 NP6 NH2 NP6, ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब देखते हैं उत्कृष्ट गैसों के गुणों की सामान्य प्रकृति, या फिर उत्कृष्ट गैसों के भौतिक गुण को। ठीक, उत्कृष्ट गैसों के भौतिक गुण को देखते हैं। तो समूह 18 के तत्वों के प्रमुख भौतिक गुण निम्न प्रकार से हैं। लगभग सभी भौतिक गुणों में क्रमिकता स्पष्ट है, जो कि हीलियम से ज़ीनान तक जाने पर बढ़ती है, जैसे कि परमाणु त्रिज्या। अब आगे देखते हैं परमाणु त्रिज्या। तो अन्य समूह की भांति इन समूह के तत्वों का भी परमाणु का आकार क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। परमाणु त्रिज्या की बात करें तो आपके जो समूह 18 के तत्व हैं उनकी परमाणु त्रिज्या समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, बढ़ती जाती है ना। समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक, और क्या होता है, जो समूह 17 होता है, समूह 17 का जो परमाणु का आकार होता है उसकी अपेक्षा जो समूह 18 होते हैं उनके परमाणु आकार क्या होता है, बड़ा होता है। समूह 17 के तत्व या फिर परमाणुओं का आकार समूह 18 के तत्व या फिर परमाणु के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पे देखिए, संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन के कारण, किसमें, उत्कृष्ट गैसों में संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन के कारण इस समूह के तत्वों का आकार समीपस्थ जो 17 समूह है, 17 समूह के आकार से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि इनका अष्टक क्या होता है, पूरा होता है। इनका बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण समूह 17 की अपेक्षा इनका आकार बड़ा होता है। अब देखते हैं आयनन एंथैल्पी क्या होता है। जो समूह 18 होते हैं उनका अष्टक क्या होता है, पूरी तरीके से भरा हुआ होता है ना। इस कारण इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो समूह 18 में आयनन एंथैल्पी का मान ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, आपका बढ़ेगा। देखो, इसमें क्या होता है, समूह 18 में जो बाह्यतम कक्ष होता है वो पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। बाह्यतम कक्ष क्या होता है, पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, तो इस कारण हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, है ना। क्या होता है, बाह्यतम कक्ष आपका भरा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना है आपको, तो उसके लिए अधिक एनर्जी क्या होगी, आप अधिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। अगर हम लोग समूह में ऊपर से नीचे आए तो परमाणु का आकार और बढ़ता जाता है ना। परमाणु का आकार क्या होता है, और बड़ा होता जाता है। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक दूर हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, अगर समूह 16, 17 और 15 से इसकी तुलना करें समूह 18 के तत्वों की, तो समूह 18 में के जो तत्व होते हैं उन पर आयनन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से संतृप्त अवस्था में होते हैं, पहले से भरे हुए होते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा चाहिए होती है। तो इस कारण समूह 18 में आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। अगर समूह में नीचे जाने की बात करें तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है ना। अतः हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि समूह 18 की आयनन एंथैल्पी का मान अन्य समूहों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। अब आगे देखते हैं तीसरा भौतिक गुण को, वो है आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। हमें पता है कि बाकी जो समूह के तत्व होते हैं, जैसे कि 15, 16, 14, 13, 12, ये इन समूह के तत्व क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके या फिर इलेक्ट्रॉन को निकाल करके अक्रिय गैस जैसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं।
इलेक्ट्रॉन को निकाल करके या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अक्रिय गैस जैसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग समूह 18 की बात करें तो यहाँ के तत्व क्या होते हैं, इनके बाहरी कोश क्या होता है, पूरी तरीके से भरा होता है। तो इस कारण ये ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता रखते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, इसमें समूह 18 के तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, नहीं होती है। इसी कारण क्या होता है, समूह 18 के जो तत्व होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इस कारण इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक, पहले ये माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, 0 होता है। समूह 18 के जो तत्व होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान पहले 0 माना जाता था। चौथे भौतिक गुण की बात करें तो जो उत्कृष्ट गैस होती है उनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। अगर ऊपर से नीचे आएंगे हम लोग कि समूह 18 में ऊपर से नीचे आएंगे तो घनत्व, गलनांक एवं क्वथनांक तीनों ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं पांचवें भौतिक गुण की, तो ये है आपका द्रवण, लिक्विफिकेशन। तो क्या होता है, जो समूह 18 के तत्व होते हैं उसमें हीलियम का द्रवीकरण क्या होता है, कठिन होता है। हीलियम क्या होता है, आसानी से द्रव में नहीं बदलता है। लेकिन बाकी के जो तत्व होते हैं आपके, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, तो ये क्या होते हैं, मतलब ये कुछ कम कठिनाई से द्रवित होते हैं। हीलियम क्या होता है, बहुत अधिक कठिनाई के साथ ही द्रवित होता है। लेकिन जो बाकी के तत्व होते हैं वो कुछ कम कठिनाई के साथ द्रवित होते हैं। ठीक, क्या होता है, जैसे कि हमने बताया अभी कि हीलियम या फिर किसी भी मतलब 18वें समूह में कोई भी तत्व है उनका बाह्यतम कक्ष क्या होता है, भरा होता है, संतृप्त होता है। तो इस कारण ये अणु नहीं बना पाते हैं। इस कारण ये, जैसे कि हीलियम दूसरे हीलियम के साथ जुड़ करके He2 नहीं बनाएगा। लेकिन होता क्या है, उत्कृष्ट गैस के जो तत्व होते हैं आपके, हीलियम हो गया, नियान हो गया, ये सभी दूसरे परमाणु के साथ दुर्बल वांडर वाल्स से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणु से दुर्बल वांडर वाल्स से क्या होता है, बंधा हुआ रहता है। ठीक, यहाँ पे देखो द्रवण, ये गैस एक परमाणुक होते हैं तथा इसके बाह्यतम कोश का विन्यास क्या होता है, संतृप्त होता है। इनके परमाणुओं को केवल दुर्बल वांडर वाल्स बल बांधे रखने का काम करता है। इस कारण ये अणु नहीं बनाते हैं, बल्कि हीलियम का एक परमाणु दूसरे परमाणु से वांडर वाल्स बल से क्या होगा, बहुत ही दुर्बल तरीके से जुड़ा हुआ होगा। ठीक, और द्रवीकरण की बात करें तो हीलियम का द्रवीकरण तो बहुत कठिनाई से होता है, लेकिन जो बाकी के तत्व होते हैं उनका द्रवीकरण कुछ कम कठिनाई से होता है। उसके बाद है विलेयता, ये छठवां भौतिक गुण है। उत्कृष्ट गैस क्या होते हैं, जल में अल्प विलेय होते हैं। इनकी विलेयता की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, विलेयता का जो क्रम होती है वो बढ़ती जाती है। हीलियम क्या है, कम विलेय है, लेकिन जो बाकी के तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में अधिक विलेय होते हैं। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा उनकी विलेयता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब आगे देखते हैं गलन की एंथैल्पी एवं वाष्पन की एंथैल्पी। तो उत्कृष्ट गैसों की गलन एवं वाष्पन की एंथैल्पी क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि द्रवीभूत अवस्था में इनके परमाणु के मध्य दुर्बल अंतर परमाणुविक बल काम करता है। इनकी गलन की एंथैल्पी एवं वाष्पन की एंथैल्पी क्या होती है, बहुत कम होती है। मतलब ये बहुत कम मात्रा में ही क्या होते हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में ही क्या होते हैं, ये गल पाते हैं एवं बहुत ही कम मात्रा में ये वाष्प में बदल पाते हैं। इस कारण क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनके परमाणु के बीच क्या होता है, दुर्बल वांडर वाल्स बल पाया जाता है। इस कारण ये पास नहीं आ पाते हैं। इस कारण इनका द्रवीकरण भी कठिनाई से होता है। अब देखते हैं चारकोल पर अधिशोषण। तो हीलियम को छोड़कर बाकी सभी उत्कृष्ट गैस जो होती है चारकोल पर क्या हो जाती है, आकर के चिपक जाती है, मतलब चारकोल पर अधिशोषित हो जाती है। हीलियम क्या होता है, हीलियम क्या है, चारकोल पर आकर के अधिशोषित नहीं हो पाता है। अब आगे देखते हैं जिनान के फ्लोराइड के बारे में।
तो जिनान के प्रमुख यौगिक का विवरण निम्नानुसार है। जो जिनान के आपके फ्लोराइड है वो है आपका फ्लोरीन परमाणु की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण जो जिनान परमाणु के 5p इलेक्ट्रॉन प्रोनन होकर 5d स्तर में चले जाते हैं। जो मतलब हम लोग जिनान के फ्लोराइड के बारे में बात करें तो वो है आपका XeF2, XeF4, XeF6 और XeF8। तो यहाँ पे जिनान जो है आपका एक केंद्रीय परमाणु है। जैसे कि ये है आपके जिनान के फ्लोराइड XeF2, XeF2 और XeF4, XeF6 और XeF6 तक दिया है और होता है XeF8 भी होता है। ठीक है, तो ये है आपके जिनान के फ्लोराइड और ये है जिनान के ऑक्सी फ्लोराइड। ठीक, तो अगर जिनान के फ्लोराइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो Xe लिखा है वो आपका सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है। तो इसमें क्या होता है, Xe के परमाणु के 5p इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उत्तेजित होकर के 5d स्तर में चले जाते हैं। ये है बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो जिनान होता है उसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है। तो इसमें क्या होता है, जो p के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाते हैं, d में चले जाते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे S का एक कक्षक, P के 3 कक्षक और D के एक कक्षक भाग लेकर के sp3d संकरण का निर्माण करेंगे और यहाँ पे sp3d संकरित कक्षक को बनाएंगे। यहाँ पे sp3d संकरित कक्षक को बनाएंगे। ठीक, और यहाँ पे आपका बना है XeF2 या फिर XeF4 या फिर XeF6 और XeF8। इस आधार पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के यहाँ गया है, मतलब यहाँ पे दो अयुग्मित संकरित कक्षक यहाँ पे बचे हुए हैं। दो अयुग्मित संकरित कक्षक यहाँ पे बचे हुए हैं। तो ये दो sp3d अयुग्मित कक्षक क्या करेंगे, 2 फ्लोरीन के साथ क्रिया करेंगे। 2 फ्लोरीन के साथ, एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और दूसरा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। तो इस कारण यहाँ पे आपका XeF2 बनेगा। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये देखते हैं कि XeF4 का निर्माण कैसे होगा। उसके बाद क्या हो जाता है, अगर द्वितीय उत्तेजन अवस्था की बात करें तो द्वितीय उत्तेजन अवस्था में यहाँ पर का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये दूसरा जो P का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 5d में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका sp3, इसका एक कक्षक, P का 3 कक्षक और D के 2 कक्षक, ये आपस में मिल करके sp3d2 संकरित कक्षक का निर्माण करेंगे। sp3d2 संकरित कक्षक का निर्माण करेंगे। इस संकरित कक्षक में दो कक्षक क्या है, युग्मित है, लेकिन 4 कक्षक क्या है, आपके अयुग्मित है। 2 कक्षक क्या है, युग्मित है, लेकिन 4 कक्षक क्या है, अयुग्मित है। तो ये चारों कक्षक 4 फ्लोरीन के साथ जुड़ेंगे और XeF4 का निर्माण करेंगे। यहाँ पे किसका निर्माण होगा, XeF4 का निर्माण होगा। यहाँ पे किसका, XeF2 का निर्माण हुआ था। ठीक, अब उसके बाद तृतीय उत्तेजन अवस्था की बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर तृतीय उत्तेजन अवस्था में जो P का इलेक्ट्रॉन है वो 5d में चला जाता है। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन इस 5d में जाएगा तो यहाँ पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो गया है, अब S का एक कक्षक, P का 3 कक्षक और D के 3 कक्षक आपस में मिल करके sp3d3 संकरण का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे आपका sp3d3 संकरित कक्षक बने हुए हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके sp3d3 संकरित कक्षक में एक कक्षक क्या है, युग्मित है, लेकिन 6 कक्षक क्या है, अयुग्मित संकरित कक्षक बनाए हैं। 6 कक्षक अयुग्मित संकरित कक्षक बनाए हैं। तो ये 3 3 6 है। तो ये 6 फ्लोरीन के साथ जुड़ करके इस प्रकार से XeF6 बनाएंगे। ठीक, उसके बाद अगर चतुर्थ उत्तेजन अवस्था की बात करें तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है
वो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 5d में चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 5d में चला जाएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा और यहाँ इसका एक कक्षक, p के 3 कक्षक और d के 4 कक्षक आपस में अतिव्यापन करके sp3d4 संकरण का निर्माण करेंगे और यहाँ पर sp3d4 संकरित कक्षक बनाएंगे। तो यहाँ पे एक भी इस sp3d4 संकरित कक्षक में एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। 8 क्या है आपके अयुग्मित sp3d4 संकरित कक्षक यहाँ पे बचे हुए हैं। तो ये 8 फ्लोरीन के साथ जुड़ करके क्या हो जाएंगे, XeF8 का निर्माण करेंगे इस प्रकार से। ठीक, तो इस तरह से आपका जिनान का फ्लोराइड इस तरीके से बना है। Xe आपका केंद्रीय परमाणु है जिसके बाह्यतम कक्ष में 5H2 5p6 होता है और 5d क्या होता है, खाली होता है। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और उत्तेजित होकर के किस प्रकार ये कक्षक बनाते हैं इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। अगर यहाँ पे इनके फ्लोराइड की बात करें तो XeF2 क्या होता है, XeF2 और XeF4 ये क्या होते हैं, अधिक स्थायी फ्लोराइड बनाते हैं। इनके फ्लोराइड की बात करें तो XeF2 और XeF4 ये अधिक स्थायी फ्लोराइड बनाते हैं, लेकिन बाद के जो आपके फ्लोराइड है जैसे कि XeF6 XeF8 ये स्थायी प्रकार के फ्लोराइड नहीं बना पाते। अब यहाँ पे देखो जो जिनान के फ्लोराइड है वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो जिनान और फ्लोराइड सीधे संयोग करके, जिनान और फ्लोराइड सीधे संयोग करके कितना ताप है, 673 केल्विन ताप और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, जिनान डाइफ्लोराइड बनाते हैं। और यहाँ पर भी ये क्या कर रहे हैं, सीधे संयोग कर रहे हैं और 673 केल्विन ताप की उपस्थिति में कर रहे हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से आपका जिनान का फ्लोराइड बनता है। अब देखते हैं जिनान के ऑक्साइड के बारे में। तो जिनान के ट्राई ऑक्साइड XeO3 सर्वाधिक सामान्य ऑक्साइड है। इसे XeF4 और XeF6 के जल अपघटन से प्राप्त करते हैं। जो जिनान का ऑक्साइड है उसको जिनान के फ्लोराइड के अपघटन से प्राप्त करते हैं, XeF4 के जल अपघटन से या फिर XeF6 के जल अपघटन से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, जिनान के ऑक्साइड को। यहाँ पे देखो जिनान का जो फ्लोराइड है उसका जल के साथ अपघटन कराया गया है, तो यहाँ पे क्या बना है, जिनान के ट्राई ऑक्साइड बना है। उसी तरह पे यहाँ से जिनान के फ्लोराइड के यहाँ पे जल अपघटन करवाया गया है, तो यहाँ पे जिनान के ट्राई ऑक्साइड का यहाँ पे निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से जिनान का जो ट्राई ऑक्साइड है उसका निर्माण जिनान टेट्राफ्लोराइड और जिनान हेक्साफ्लोराइड के जल अपघटन से होता है। ठीक, उसके बाद है जिनान ऑक्सीफ्लोराइड। जिनान ऑक्सीफ्लोराइड जो होता है आपका XeOF2 तथा XeOF4 ये है आपके जिनान ऑक्सीफ्लोराइड। इसको हम लोग जिनान टेट्राफ्लोराइड और जिनान हेक्साफ्लोराइड के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त करते हैं। जिनान के ट्राई ऑक्साइड को हम लोग जिनान टेट्राफ्लोराइड और जिनान हेक्साफ्लोराइड के जल अपघटन से प्राप्त करते हैं, लेकिन जिनान ऑक्सीफ्लोराइड को हम लोग जिनान टेट्राफ्लोराइड या फिर जिनान हेक्साफ्लोराइड के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंशिक रूप से जल अपघटन करवाया गया है जिससे यहाँ पे जिनान ऑक्सीफ्लोराइड बना है। यहाँ पर भी जल अपघटन कराया गया है जिससे यहाँ पे जिनान ऑक्सीफ्लोराइड बना है। ठीक, अब देखेंगे जो जिनान के फ्लोराइड है आपके XeF2 XeF4 XeF6 इनकी संरचना क्या होती है। तो हमें पता है जो XeF2 में केंद्रीय परमाणु क्या होता है, आपका जिनान ही होता है। XeF2 में कौन सा संकरण था, इससे पहले हमने देखा है sp3d संकरण होता है, किंतु 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे देखो यहाँ पे XeF2 में जो आपका सेंट्रल एटम है Xe है। इसमें क्या होता है जो जिनान होता है उसमें sp3d संकरण होता है। इसमें 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और 2 अयुग्मित संकरित कक्षक होते हैं। 3 अयुग्मित संकरित कक्षक और 3 युग्मित संकरित कक्षक और 2 अयुग्मित, देखो खाली है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरना बाकी है, तो ये हो जाएंगे आपके अयुग्मित संकरित कक्षक। ठीक, तो 3 युग्मित संकरित कक्षक और 2 अयुग्मित संकरित कक्षक होते हैं। यहाँ पर भी वैसे लिखा है
तीन युग्मित होते हैं। इस कारण इनकी आकृति कैसी होती है, रेखीय होती है। यहाँ पे देखो XeF2 को जिनान के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 2 4 2 6, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 हो गया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो तीन क्या है, तीन आपके हमने देखा यहाँ पे 3 अयुग्मित कक्षक है, 3 अयुग्मित कक्षक है जो बंध बनाने में भाग नहीं लेंगी। तो 1 2 और 3 अयुग्मित कक्षक हो गए और 2 क्या थे, युग्मित कक्षक थे जिनमें 1 1 इलेक्ट्रॉन था, है ना। अभी इससे पहले हमने देखा है, तो इस कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बंध बनाने में भाग लेंगे और जिनान 2 फ्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है आपका, 2 है, लेकिन लोन पेयर कितना है, 3 है। ठीक, इस प्रकार जो आपकी XeF2 होगी उसकी संरचना कैसी होगी, रेखीय होगी। XeF2 की संरचना कैसी होगी, रेखीय होगी। उसके बाद देखते हैं XeF4 को। तो यहाँ पे संकरण किस प्रकार से बना था उसको देखते हैं पहले। यहाँ पे है आपका XeF4। ठीक, तो XeF4 में जो सेंट्रल एटम कौन सा है आपका, Xe है, जिसमें कौन सा संकरण है, sp3d2, जिसमें sp3d2 संकरण बनता है। इसमें इसके sp3d2 संकरित कक्षक में दो युग्मित संकरित कक्षक होते हैं और 1 2 3 4 क्या है, अयुग्मित संकरित कक्षक है। ठीक, 2 युग्मित संकरित कक्षक है और 4 क्या है, अयुग्मित संकरित कक्षक है। इसका मतलब ये है कि इसमें 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग आपका नहीं लेगा और बाकी जो आपके 4 कक्षक मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो किससे जुड़ेंगे, 4 फ्लोरीन से जुड़ेंगे। ठीक, यहाँ से पूरी तरीके से समझ में आ जा रहा है। इसमें इस जिनान में क्या होगा, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेंगे जो बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो आपका फ्लोरीन के साथ जुड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो किससे जुड़े हैं, फ्लोरीन से। जिनान के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया। उसके बाद 5 6 7 8। ठीक, जो 4 फ्लोरीन से जुड़े हैं। इस प्रकार यहाँ पे जो आपका जिनान F4 है उसकी संरचना कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, वर्ग समतलीय है। वर्ग है और कैसा है, वर्ग प्लेनर या फिर स्क्वायर प्लेनर है, वर्ग समतलीय। यहाँ पे 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब 2 लोन पेयर है और 4 क्या है, बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 और 4। उसके बाद देखते हैं XeF6 की। XeF6 क्या है, तो यहाँ पे जिनान है आपका सेंट्रल एटम है, जिसमें कौन सा संकरण बना है उसको हम लोग यहाँ से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ है आपका XeF6। तो XeF6 में जिनान क्या होता है आपका, सेंट्रल एटम होता है जिसके बाह्यतम कक्ष में 5s2 5p इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके उत्तेजित अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, उत्तेजित होकर के 5d में चला जाता है। तो इस कारण यहाँ पे XeF2 में कौन सा संकरण होता है, sp3d3 संकरण होता है, जिसमें आपका जो जिनान जिसमें आपका संकरित कक्षक में क्या होता है, 1 युग्मित संकरित कक्षक होता है और 6 अयुग्मित एक युग्मित संकरित कक्षक होता है और 6 अयुग्मित संकरित कक्षक होता है। यहाँ पे 1 युग्मित संकरित कक्षक बना है और 1 2 3 4 5 6 अयुग्मित संकरित कक्षक बने हैं। इस कारण ये 6 इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन के साथ जुड़ करके sp3d3 संकरण बनाते हैं। तो इस तरीके से XeF6 की संरचना में क्या होगा, 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा और 6 क्या होंगे, फ्लोरीन जुड़े रहेंगे। ठीक, मतलब 6 बंड रहेगा और 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा। यहाँ पे देखते हैं 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और 1 2 3 4 5 6 बंड से फ्लोरीन क्या है, जुड़ा हुआ है। जिनान के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी संरचना जो बनेगी पंचभुजीय पिरामिडीय बनेगी, पंचभुजीय और पिरामिडीय। ठीक, तो ये तो हो गई आपके जिनान के फ्लोराइडों की संरचना, इसको आप और अच्छे से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जिनान के ऑक्साइड तथा ऑक्सीफ्लोराइड की संरचना यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जिनान के जो
आपके ऑक्साइड हैं उनकी संरचना को हम लोग देखेंगे तो जिनान के ऑक्साइड कौन कौन से हैं? XeO3 ऑक्साइड है, जिनान के ऑक्साइड XeO3 है और XeO4 है। जिनान के ऑक्साइड मतलब ये है आपका, और जिनान की ये ऑक्साइड है। XeO3 की संरचना किससे होती है? पिरामिडीय होती है। ठीक, तो संरचना इस प्रकार से बनेगी। यहाँ पे एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। देखो यहाँ पे जिनान जो है 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। एक ऑक्सीजन आपका डबल बंड बनाता है। एक ऑक्सीजन कितना बंड बनाता है? डबल बंड। तो 2 ऑक्सीजन कितना बंड बनाएगा? 2 ऑक्सीजन 4 बंड बनाएगा, है ना। उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पे भी डबल बंड बनेगा। एक ऑक्सीजन डबल बंड बनाता है तो ये वाला ऑक्सीजन भी डबल बंड बनाएगा और ये वाला ऑक्सीजन डबल बंड बनाएगा, ये वाला डबल बंड बनाएगा, तभी तो इसका अष्टक पूरा हो पाएगा। देखो जिनान के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, कितना इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से यहाँ पे जो जिनान होगा प्रत्येक ऑक्सीजन डबल बंड बनाते हैं, तो इसकी संरचना इस प्रकार से बनेगी, पिरामिडीय संरचना बनेगी। उसके बाद हम लोग XeO4 को देखें तो यहाँ पे जिनान जो है 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। 4 ऑक्सीजन से जुड़ा है, 1 2 3 4, मतलब इसमें एक भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं रहेगा। एक ऑक्सीजन डबल बंड बनाता है, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से। टोटल पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग ले लिए हैं। तो यहाँ पे जो संरचना बनेगी इस तरीके से, इसको जोड़ेंगे हम लोग तो संरचना कैसी बनेगी? चतुष्फलकीय। ऐसे करके संरचना यहाँ पे बनती है। ठीक, यहाँ पे आपका जिनान है, यहाँ से एक ऑक्सीजन से, यहाँ से एक से, यहाँ से और यहाँ से, ऐसे करके वो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, ये है आपकी XeO4 जिसकी संरचना है आपकी, जिसकी संरचना कैसी है आपकी? चतुष्फलकीय। संरचना कैसी है? चतुष्फलकीय। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जिनान के ऑक्सीफ्लोराइड के बारे में दिया गया है, XeOF2 XeOF4। ठीक, तो संकरण किस प्रकार से बनता है उसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। XeOF2 में sp3d संकरण बनता है और XeOF4 में sp3d2 संकरण बनता है। ठीक, तो यहाँ पे संरचना कैसी बनी है? XeOF2 की T आकृति की संरचना बनी है। कैसे संरचना बनी है? टी आकृति की। जिनान के बाह्यतम कक्ष में आपका 8 इलेक्ट्रॉन होता है और यह 2 फ्लोरीन से ही जुड़ा हुआ है। 2 फ्लोरीन से, एक फ्लोरीन जो होता है आपका सिंगल बंड ही बनाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन से ये तो फ्लोरीन बंद बना लेगा, दूसरा फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन से बंद बना लेगा। अब बचा आपका, और कितना इलेक्ट्रॉन बचा आपका? और 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो जिनान जो होता है एक ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कितना हो गया? अब 2 2 4 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग ले लिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे, वो दोनों क्या करते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को बना लेते हैं। तो यहाँ पे संरचना बनाने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि वहाँ से कितने अणु, कितने परमाणु जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर हम लोग ये देखें XeOF2 है, तो यहाँ पे वो कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है? 2 और 1 3 परमाणु से जुड़ा हुआ है। कौन? जिनान। और हमें पता है फ्लोरीन तो सिंगल बंड ही बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन तो डबल बंड बनाता है ना। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि संरचना कैसे बनेगी। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आपके बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं, तो इसको अगर हम लोग दबाएंगे तो यहाँ पे जो संरचना बनेगी वो टी के आकार की बनेगी। ठीक, संरचना कैसी बनेगी आपकी? इस तरीके से टी के आकार की। यहाँ पे आपका जिनान आता है, यहाँ से फ्लोरीन और यहाँ से ऑक्सीजन, और यहाँ से तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो आपके बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से संरचना आपकी बनती है टी के आकार की। ये है संरचना। अब यहाँ पे देखो XeOF4 को, यहाँ पे जिनान जो है 4 फ्लोरीन से जुड़ा है और 1 ऑक्सीजन से। तो यहीं से देखते हैं, अगर वो 4 फ्लोरीन से जुड़ा है, मतलब जिनान के 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ जुड़ गए हैं, बंद बनाने में भाग ले लिए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से जुड़ गए हैं, मतलब 4 5 6। जिनान के 6 इलेक्ट्रॉन बंद बना रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बंद नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से जिनान के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से जुड़ गए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन से जुड़ गए हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो बंद बना लिए हैं
और कोई परमाणु नहीं है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म बना लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी संरचना जो बनेगी XeOF की वर्ग पिरामिडी होगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा है जिनान के फ्लोराइड की संरचना क्या होती है। इम्पॉर्टेंट है, इसको देखना है और पढ़ना है। उसके बाद जिनान के ऑक्सीफ्लोराइड की संरचना कैसी है, कौन सा संकरण है, जिनान के ऑक्साइड की संरचना कैसी है और कौन सा संकरण है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पे ज्यामिति बताया गया है और वास्तविक आकृति, तो दोनों को ही आपको देखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे उत्कृष्ट गैसों के उपयोग कौन कौन से हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा। उत्कृष्ट गैस के उपयोग क्या क्या हैं, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग दिया है, हीलियम के उपयोग, नियान के उपयोग, आर्गन के उपयोग, क्रिप्टान, जीनान, रेडान, तो सभी का उपयोग आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट होता है। आगे हम लोग डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे।